हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज चर्चा का विषय है हमारा पश्चिमी जेट पवन। कौन सी पवन? पश्चिमी जेट पवन। तो आज हम लेंगे आपके जेट पवन्स को। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी करें आज हम जेट पवन की चर्चा करते हैं। चलिए, क्या होती हैं जेट पवन? सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेट पवन होती क्या है। तो जेट पवन माय डियर फ्रेंड एक ऐसी पवन है जो कि क्षोभ मंडल की जो सीमा है, क्षोभ मंडल की सीमा, तो क्षोभ मंडल की सीमा आपको क्लियर है। पिछले सेगमेंट में हमने क्लियर किया था कि क्षोभ मंडल आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। आपको ध्यान हो तो हमारा जो वायुमंडल है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, कितना किलोमीटर माय डियर फ्रेंड? 18 किलोमीटर। ठीक, ध्रुवों पर इसकी हाइट रहती है लगभग 8 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है कि संघनन ज़्यादा होता है क्योंकि कोल्ड इन्वायरमेंट है, और यहाँ पर जो है कि आपका विरलन ज़्यादा है आपका क्योंकि हॉट इन्वायरमेंट है, क्योंकि ये जो स्थिति है ये विषुवत रेखा पे। ठीक, तो पहला जो आपका मंडल है उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल बोलते हैं? क्षोभ मंडल, जो कि कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? लगभग हमारा 18 किलोमीटर तक वेरी करता है। क्लियर हुआ आपका? लगभग 13 से 18। ठीक, अच्छा, इस क्षोभ मंडल में आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है? इस क्षोभ मंडल की जो ये जो सीमा है लास्ट वाली, ये वाली सीमा, ओके, यहाँ पर चलती है हमारी जेट एयर। कौन सी एयर चलती है माय डियर फ्रेंड? इसको हम बोलेंगे जेट पवन। ठीक, तो आपको क्लियर हुआ कि स्थिति जेट पवन की कहाँ पर है? हमारी क्षोभ सीमा से जस्ट नीचे की ओर। ठीक, चलिए आते हैं अपने बोर्ड पर। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी, जो कि पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में चलती है। कहाँ से कहाँ चल रही है भाई? पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में। ठीक है ना। विसर्पी रूप में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय, परिध्रुवीय का मतलब हुआ आपका ध्रुवों को कवर करते हुए। ठीक है ना, ध्रुवों के परितः कवर करते हुए परिध्रुवीय जो प्रबल पवन होती है उसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है, उसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो इतना क्लियर हुआ आपको। अच्छा, दूसरी बात हम ये क्लियर करते हैं कि इनकी खोज कब हुई? तो इनकी खोज होती है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कैसे होती है वो भी हम चर्चा करते हैं। द्वितीय, चलिए, तो आपको क्लियर होगा कि नॉर्थ जो अमेरिका है हमारा, यहाँ से बम वर्षक विमान जो कि जेट एयर, जेट विमान जापान की तरफ उड़ान करते थे। कहाँ पर उड़ान भरते थे? जापान की तरफ उड़ान भरते थे। क्लियर हुई बात? अच्छा, यहाँ से जब वो जाते थे तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे बम को वो लेकर जाएंगे। ठीक है कि नहीं? अच्छा, जब यहाँ से उनका डायरेक्शन क्या रहता है? पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन, करेक्ट। जबकि लोडेड है, इस समय क्या है आपके? लोडेड है, और एक समय अंतराल में वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन जब यही विमान लौट रहे हैं, क्या हो रहे हैं? लौट रहे हैं। अच्छा, लौटने के साथ में आप क्लियर होगा कि बम तो वो गिरा के लौटेंगे। तो लौटते समय माय डियर फ्रेंड क्या हो रहा है इनके साथ में? जब यहाँ से क्या हो रहा है? विमान लौट रहे हैं, एक तो वो खाली है, ठीक है कि नहीं? एक तो वो खाली है, और दूसरा क्या है? उनको समय ज़्यादा लग रहा है। क्या लग रहा था? समय ज़्यादा। तब जाके ये फाइंड आउट किया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब पता पड़ा कि एक पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में एक पवन चल रही है, पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में एक पवन चल रही है जो कि पूर्व से पश्चिम आने में एक अवरोध का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? अवरोध का काम कर रही है। ठीक, तो इसी के नाम पर, जेट के नाम पर, उसका नाम क्या रखा गया? जेट एयर। क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे चलते हैं। जेट स्ट्रीम की विशेषताओं की हम बात करेंगे कि जेट स्ट्रीम की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक,
तो सबसे पहली विशेषता है कि लगभग क्षोभ मंडल में 7.5 से 14 किलोमीटर के बीच, कितना अभी मैंने चर्चा की थी, कहाँ से कहाँ तक चर्चा कर रहा था मैं, क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर, कितना बात की मैंने, 18 किलोमीटर, ठीक है कि नहीं, 7.5 से 14 किलोमीटर, मतलब कि इस बीच वाली पट्टी में, ठीक, 7.5 से 14 किलोमीटर वाली पट्टी में एक ईयर चल रही है, ठीक है ना। कल आपको ध्यान हो, मैंने आपको कुछ सेल बताए थे, आपको यदि क्लियर हो तो मैंने आपको क्या बताए थे, कुछ सेलों का जिक्र किया था, है ना। सेलों में यहाँ 0 से 30 से 35 के मध्य, 30 से 35 के मध्य, करेक्ट है, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र आपका बन रहा था, है ना। और यहाँ पर कुछ गर्म हवाएं उठ रही थी इतना ऊपर, ठीक, और गर्म हवाएं ठंडी होकर गिर रही थी, तब जाके हमारा क्या बन रहा था, एक सेल बन रहा था। इस सेल को मैंने क्या कहा था आपसे, इस सेल का नाम है हैडली सेल। कौन सा सेल, हैडली सेल मैंने आपको बताया था। अच्छा, दूसरा सेल इसके ऊपर मैंने बताया था, वो था आपका फेरल सेल। जेट पवन इसी के ऊपर चलती हैं आपकी, इन सेल के ऊपर चलती हैं। तो जेट पवन इन सेलों के संचरण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्लियर हुआ डाटा आपको, जेट पवन इन सेल के संचरण में भी, क्योंकि यहाँ नीचे की तरफ से इनको ऊपर को उठाती हैं और यहाँ पर क्या करती हैं, नीचे को भी गिराती हैं, ठीक, क्लियर हुआ, आगे चलें। अच्छा, फिर डिग्री क्लियर करते हैं हम लोग कि कहाँ से कहाँ तक। तो पूर्व दिशा में 20 अक्षांश, कितना अक्षांश, 20 अक्षांश, कितना अक्षांश, 20 अक्षांश। अच्छा, इस सर्दियों में बढ़ी भी जाती है चीज़ें। ध्रुव से लेकर कहाँ तक चल रही है गाड़ी आपकी, ध्रुव से लेकर गाड़ी कहाँ तक आती है, ये यदि 0 ले लें तो कहाँ तक आ जाती है आपकी, 20 अक्षांश तक, पूर्व की दिशा में 20 अक्षांश तक। दोनों ध्रुवों पर चारों तरफ विसर्पी, विसर्पी का मतलब क्या हो गया आपका, इस टाइप से, क्लियर हुआ मामला। विसर्प का मतलब हो गया घुमावदार। चलिए आगे बढ़ें। शीतकाल में ये बड़ी ही क्या हो जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं। शीतकाल में क्या हो जाता है इनका, प्रबल, ठीक। इनकी स्पीड हम बात करें तो स्पीड कितनी है आपकी माय डियर फ्रेंड, 480 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि स्पीड कहाँ ज़्यादा हो जाएगी, तो शीतकाल में स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी, ग्रीष्मकाल में थोड़ी सी कम होगी, ठीक। क्लियर हुआ आपको, चलिए आगे बढ़ें। अच्छा, ये क्या कि विस्तार जो है कि कम हो जाता है, उत्तर की ओर खिसकाव हो जाते हैं। ग्रीष्म की बात कर रहा है, ग्रीष्म में क्या हो जाएगा आपका विस्तार थोड़ा सा कम हो जाएगा, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंच जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, जेट स्ट्रीम के प्रकार क्या क्या हैं, ठीक। तो ये 5 प्रकार में बटी हुई है। जेट स्ट्रीम के प्रकार कितने हैं, ये 5 प्रकारों में बटी हुई। सबसे पहला प्रकार की बात करते हैं, तो सबसे पहला प्रकार है ध्रुवीय बाताग्र जेट स्ट्रीम। क्या है आपका, ध्रुवीय बाताग्र। बाताग्र में यहाँ फिर से आपको क्लियर कर दूं, बाताग्र के मायने होते हैं, बाताग्र के मायने कोई कोल्ड एयर है। कौन सी एयर है आपकी, कोल्ड, ओके। और दूसरी एयर क्या है आपकी, हॉट एयर। तो हॉट एयर ऊपर को जाएगी, करेक्ट, इस टाइप से, और कोल्ड एयर कहाँ जाएगी आपकी, नीचे की तरफ जाएगी, इस टाइप से, ठीक। तो आप गौर से देखिएगा, ये जो बीच वाला एरिया बन रहा है जहाँ पर ये वाली एयर, कौन सी एयर है आपकी, ये कोल्ड एयर, ठीक है। ये वाली एयर कौन सी है आपकी, हॉट एयर। लेकिन ये जो बीच का एरिया जो आपका बन रहा है, ये ना तो हॉट है और ना ही क्या है, कोल्ड है। क्लियर हुआ आपको, ना ही तो ये हॉट है और ना ही तो ये कोल्ड है। इस क्षेत्र को हम बोलते हैं वाताग्र क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, वाताग्र। कहने का आशय ये हुआ कि दो विभिन्न स्वरूप की, विभिन्न स्वभाव की वायु राशियाँ जब मिलती हैं, ठीक है, माने चलो ये ठंडी है और ये आपकी गर्म है, तो ये दोनों मिल रही हैं, तो इनके मिलने वाले सेगमेंट को, जहाँ पर ये मिल रही हैं
उसको हम क्या बोलते हैं, वाताग्र। ठीक, चलिए, तो क्या कहना चाह रहा है, निर्माण इनका धरातलीय शीत वायु राशियाँ और उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि। दो वायु राशियाँ क्या हो गई, धरातल की ठंडी वायु राशि और उष्णकटिबंधीय की गर्म वायु राशि। ठीक, दोनों को मिलने से कौन सा क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, 40 से 60 डिग्री। कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, पृथ्वी पर 40 से 60 डिग्री की बात कर रहे हैं। ठीक, ये आपका 0 डिग्री, तो यहाँ से 40 से लेकर ये 60 डिग्री वाली बात। अच्छा, गौर से देखिए, ये जो रेडियस है ये पछुआ पवनों का है। किसका है, आपका पछुआ पवनों का रेडियस है। पछुआ पवनों की दिशा कहाँ होती है, इस टाइप से दिशा होती है, यहाँ से यहाँ। ठीक, और ध्रुवीय पवनों की दिशा कहाँ होती है, इस टाइप की होती है, यहाँ से यहाँ। तो ये जो बना रेडियस वो कौन सा, पछुआ पवनों वाला रेडियस बना। ठीक, पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है और अधिक अनियमित होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि वाताग्र में हवाएं क्या होंगी, अनियमित ही होंगी, प्रॉपर वे नहीं, मतलब कभी कम, बहुत स्पीड ज़्यादा, या बहुत ही कम, एकदम ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा सेकंड क्या है हमारा प्रकार में। पहला क्लियर हुआ आपका, परिध्रुवी वाला क्लियर हुआ आपका, ध्रुवीय वाताग्र क्लियर हुआ आपको। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है आपका, 40 से 60। ओके, नेक्स्ट पछुआ जेट स्ट्रीम, कहाँ से कहाँ तक बात कर रहे हैं, क्षोभ मंडल में 30 से 35। अब 30 से 35 आपको यदि पता हो तो एकदम क्लियर होगा कि 30 से 35 आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र मैंने आपको बताया था। अब ध्यान करिए थोड़ा सा, पीछे की क्लासेस में आप जाइए, उसका रिवीजन करिए। क्या बताया था मैंने आपको, ये वाला क्षेत्र उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें क्या टच होते रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो पिछली सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। पिछला थोड़ा सा आप टच करिए। ठीक, इनका निर्माण कैसे होता है, अधिक नियमित भी होती है। उत्पत्ति विषुवतीय रेखा क्षेत्र में संवहन क्रिया के कारण होती है। किसके कारण होती है, आपकी संवहन क्रिया कारण होती है। और दिसंबर से फरवरी के मध्य में पश्चिमी विक्षोभ लाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। कौन से वाला, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये कौन सा प्रकार है आपका, ये पूर्वी व्यापारिक हवाओं के ऊपर क्षोभ मंडल जो ऊपरी सीमा है भारत और अफ्रीका के ऊपर है। ये पूर्वी जेट स्ट्रीम कहाँ पे कहाँ तक है, आप जब विश्व के मानचित्र को देखते हो तो यहाँ पर ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, इंडिया। तो भारत और अफ्रीका के ऊपर, तो भारत और अफ्रीका के केवल ऊपर, मतलब स्थानीय क्षेत्र की बात करें, केवल ये स्थानीय है। इनकी दिशा उत्तर से पूर्व होती है। इनकी दिशा कहाँ होती है, उत्तर से पूर्व, मतलब कि ये दिशा जो हुई आपकी वो कैसी हुई आपकी, उत्तर से पूर्व, उत्तर से पूर्व, उत्तर से पूर्व की डायरेक्शन में। ठीक, अच्छा, केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में ही होती है। थर्ड प्रकार क्या बोलते हैं आपका, पूर्वी जेट स्ट्रीम का अफ्रीका और भारत के ऊपर है। ठीक, दिशा क्या है आपकी, उत्तर से पूर्व है और केवल उत्तरी गोलार्ध में ही है। ठीक, इसका उत्पत्ति का जो संबंध है वह ऊष्मन से है। तो आपने ध्यान किया होगा तिब्बत पठार का जो ऊष्मन है, एक बड़े सेगमेंट में आपका यहाँ पर जो है कि आपका इंडिया को यदि छोड़ दें तो यहाँ आपका क्या है, आपका तिब्बत का पठार मिलेगा आपके ऊपर की तरफ में। तो आप देखो जब सूर्य जो है कि कर्क रेखा के लंबवत होगा, सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा के लंबवत होंगी तो ये वाला जो एरिया है, तिब्बत का पठार वाला जो एरिया है, वो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने के कारण क्या होगा, ये हम पे वायु का अपसरण होने लगेगा। क्या होगा, अपसरण होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। फिर बात कर रहे हैं हम लोग ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम। कौन सी राशि वाली, ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम। तो समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी हम उनको बोलते हैं। समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी हम उनको बोलते हैं। सागर तल में 30 किलोमीटर ऊंचाई पर, ओके, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक,
उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ऐसा लगा लीजिए आप लोग, ये आपका क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। क्या कह रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम, तो ये हुआ आपका दक्षिण, ये हुआ आपका पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक, क्लियर हुआ? और यहाँ पर उत्तर पश्चिम से उत्तर पश्चिम, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, उत्तर पश्चिम से कैसा? इस डायरेक्शन में, दक्षिण गोलार्ध में इस डायरेक्शन में। ठीक, क्लियर हुई बात? तो ध्रुवीय राशि जो जेट स्ट्रीम है, ये समताप मंडलीय भाग में, दोनों गोलार्ध में डायरेक्शन आपका अलग होगा। कहाँ कहाँ कैसा डायरेक्शन होगा? उत्तरी गोलार्ध में आपका दक्षिण पश्चिम से कहाँ हो रहा है आपका? उत्तर पूर्व, और दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा आपका? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ठीक, चलिए नेक्स्ट और लास्ट, ये है आपका स्थानीय जेट स्ट्रीम। कैसा है आपका? स्थानीय जेट स्ट्रीम। तो स्थानीय जेट स्ट्रीम माय डियर फ्रेंड, स्थानीय तापीय और गति की अवस्था पर निर्भर करता है, और इसका महत्व जो है कि स्थानीय स्तर पर ही होता है। किस स्तर पर होता है? स्थानीय स्तर पर ही इसका महत्व होता है। ठीक, चलिए तो लास्ट में अपन लोग जेट स्ट्रीम के महत्व को और कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं आपको 2 प्रकार की एयर और बताऊंगा, तो उससे हमारा जो एयर का है वो कंप्लीट होगा। ठीक, वो एक रिकॉल भी करेंगे, फास्ट रिकॉल। ठीक, तो जेट स्ट्रीम क्या बोलता है आपसे? स्थानीय और प्रादेशिक मौसम पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि वो आपके सेल को भी संचालित कर रहा है आपका जेट स्ट्रीम। ठीक, नंबर 1 चीज़। नंबर दूसरी चीज़, उनको अभिसरण भी कर रहा है हवाओं को, दूसरी चीज़। नंबर तीसरी चीज़, प्रबल वेग से जो है कि आपकी ये चलती है हवाएं। ठीक, तो वो मौसम को इम्पैक्ट तो करेगा ही करेगा। ठीक, क्षैतिज अभिसरण, अपसरण, चक्रवात, प्रतिचक्रवात का निर्माण। ठीक, क्षैतिज, अभी मैंने बोला अपसरण मतलब कि हवा का उठाना, अभिसरण हवाओं का नीचे झुकाना, चक्रवात हवा का घुमाना, प्रतिचक्रवात मौसम का साफ होना। ठीक है, ध्रुवीय वाताग्र, तूफान हो ही गया। उच्च स्तरीय जेट स्ट्रीम से ही संभव होते हैं, अधिक वर्षा कराते हैं, हवाओं में तेज़ी से मिश्रण होता है, और वायु प्रदूषक जो है कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है कि नहीं? अच्छा, मुख्य जो है कि आपका महत्वपूर्ण है, मानसूनी वर्षा भी कराते हैं। जो आपका पश्चिमी जो है कि आपका जेट है वो आपका क्या कराता है? आपका मानसूनी वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ भी लाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप समझिए, एक थोड़ा सा फास्ट रिकॉल अपन लोग कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था 3 प्रकार के सेल कहाँ कहाँ बन रहे थे आपके। देखो आपका 30 से 35 तक, 30 से 35 तक ये क्या बना था आपका? उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र। ओके, क्लियर हुआ? तो एक साइड का मैं बनाता हूँ आपके लिए। चलिए, 60 से 65 तक, कहाँ से कहाँ तक? 60 से 65 तक। ये क्या बना था माय डियर फ्रेंड अपना? ये बना था आपका उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र। ठीक, अच्छा, ये जो पेटी थी तापजनित पेटी थी, ये पेटी थी तापजनित। तो यहाँ पर कैसा मामला? सबसे ठंडा मामला मतलब कोल्ड मामला। यहाँ कैसा मामला था? हॉट मामला। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे कैसा मामला बना आपका? देखो, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र, तो मतलब कि कोल्ड मामला। यहाँ कैसा मामला बना आपका? निम्न वायुदाब क्षेत्र, मतलब कि ये आपका हॉट मामला। ठीक, यहाँ पर आपकी 5 डिग्री, कितना डिग्री तक? 5 डिग्री। यहाँ तो ये संवहन वायु डोल्ड्रम क्षेत्र बन रहा है। कहाँ से कहाँ तक बन रहा था ये? 5 डिग्री ऊपर से 5 डिग्री नीचे तक, और यहाँ पर बादल बन के बरस जाते थे। करेक्ट? लेकिन यहाँ से जो पवन उठती थी आपकी, कहाँ उठती थी? यहाँ। क्लियर हुआ? और फिर उसके बाद में जब पवन यहाँ से ठंडे क्षेत्र में बहती थी यहाँ, और यहाँ से ठंडी पवन यहाँ को, इस सेल को हमने बोला था हैडली सेल। कौन सा बोला था? हैडली सेल बोला था। ओके, तो नेक्स्ट हमने बात की थी
ये कोल्ड, कोल्ड से फिर कहाँ जाएगी गाड़ी, यहाँ को जाएगी। ये कोल्ड, कोल्ड से कहाँ जाएगी गाड़ी, यहाँ को जाएगी। ये बात क्लियर हुई। अच्छा, जब वो पवन हॉट होगी, गर्म होगी, यहाँ से यहाँ को आएगी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, करेक्ट। फिर जब ठंडी होने के बाद में कहाँ जाएगी ये, यहाँ, और ठंडी होने के बाद में कहाँ आएगी, यहाँ। तो हमारे 3 सेल इस तरफ भी और 3 सेल इस तरफ, ओके। यहाँ बना था आपका कौन सा सेल, फेरल, ओके, और यहाँ था आपका ध्रुवीय, कौन सा सेल आपका, ध्रुवीय। अब हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, मतलब इस कंसेप्ट को और जो हमारा जेट एयर का कंसेप्ट है, हम दोनों को जोड़ते हैं, ठीक। अब जेट एयर ये बोलता है कि क्षोभ सीमा, ये मोड़ कहाँ से रही है, क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा में टेम्परेचर कितना हो जाता है माय डियर फ्रेंड, तो टेम्परेचर हो जाता है -56 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 165 मीटर जब हम ऊपर जाएंगे, क्षोभ वहाँ तक पहुँचेंगे धरातल से, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारा घट जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान घट जाता है। तो क्षोभ सीमा तक टेम्परेचर कितना पहुँच जाता है हमारा, -56। तो हमारी जो वातावरण की घटनाएं हैं, मौसम की घटनाएं, हमारा बादलों का निर्माण होना, वर्षा का बरसना, तड़ित झंझा का होना, ये सब चक्रवात का होना, ये सब कहाँ होगा, इसी क्षोभ सीमा में ही होता है, मतलब क्षोभ मंडल के अंतर होता है। सॉरी। चलिए अब बात करते हैं अपन कि जेट स्ट्रीम कहाँ पर ट्रेवल कर रही है। तो जेट स्ट्रीम माय डियर फ्रेंड यहीं ट्रेवल कर रही है। कितना डिग्री की बात कर रहे थे अपन लोग, 20 डिग्री, 20 डिग्री की बात की थी। तो यहाँ से आप देखें, अब बात क्लियर हुई आपको। तो जेट स्ट्रीम क्या और योगदान कर रही है आपकी, इन्हीं एयर का क्या करती, अपसरण, और इन्हीं का क्या कर दिया, अभिसरण। फिर क्या या अपसरण, फिर अभिसरण, फिर अपसरण, और मतलब कि इन सेल को चलाए रहने में किसका योगदान आ रहा है, आपका जेट स्ट्रीम का योगदान आ रहा। तो माय डियर फ्रेंड जेट स्ट्रीम आपको एकदम से क्लियर हुई चीज़ें। अच्छा, 2 चीज़ और मैं आपको क्लियर करा दूं। तो मैंने आपको रिकॉल कराया कि पिछली बार जो अपन ने सेल किए थे, वो सेल कैसे काम कर रहे हैं, और सेल में निरंतरता कौन लेके आ रहा है, जेट स्ट्रीम आपका निरंतरता लेके आ रहा है। अब 2 प्रकार की पवन और क्लियर करते हैं अपन लोग, एक तो जल और एक थल वाली, ठीक, और एक पर्वत और आरोहण और अवरोहण वाली, ठीक। चलिए हम 2 स्थिति की कल्पना करते हैं। नंबर 1 बात करते हैं हम दिन की स्थिति, और नंबर 2 बात करते हैं हम लोग रात की स्थिति, ठीक। ये हिस्सा है आपका थल का, और ये हिस्सा बना लेते हैं हम लोग जल का। ये हो गया आपका जल, ठीक। यहाँ पर रात की स्थिति में ये हिस्सा है आपका जल का, ठीक, और एक हिस्सा बना लेते हैं हम लोग थल का, ठीक है, ओके। अब जाहिर सी बात है कि दिन के समय में क्या होगा, यहाँ पर सूर्य होगा। ये पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ठीक। तो सूर्य की सन की रेस आपको मिल रही होगी, ठीक। अब देखें अपन जो है कि हवा का डायरेक्शन की हमें बात करना है, हवा के डायरेक्शन की हमको बात करना है। सूर्य की रेस जब आएगी आपको, तो यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, एम आई राइट, दोनों जगह पर सूर्य की रेस आपको मिल रही है। लेकिन यहाँ पर ऊपरी सतह पर ही टकराएगी और यहीं से क्या हो जाएगी, प्रकीर्णित हो जाएगी और ऊपर को चली जाएगी। लेकिन आप गौर करो, जल में ये अंदर को ट्रेवल करेगी, करेक्ट, ओके। अभी लौटी नहीं है, कुछ परत में लौटेगी तो कम लौटेगी, मतलब ज़्यादा नहीं लौट पाएगी, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लौट पाएगी। धरातल की अपेक्षा जल में वह अंदर को ज़्यादा प्रवेश कर जाएगी और धरातल में वह कम तक प्रवेश करेगी। तो यहाँ का मामला क्या हो जाएगा, ये मामला हो जाएगा माय डियर फ्रेंड गर्म हो जाएगा, ओके। और ये मामला कैसा हो जाएगा, अभी ठंडा मामला हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो हवा ट्रेवल करती है वो ठंडे से गर्म की ओर ट्रेवल करती है, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, जल से थल की ओर। दिन के समय हवा का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, जल से थल की ओर। अपसरण अभिसरण में बात करें तो यहाँ पे होगा आपका अपसरण, क्या होगा, अपसरण। और यहाँ क्या होगा आपका, अभिसरण होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हवा ठंडी होगी वो नीचे धरातल पर झुकेगी, करेक्ट। तो क्लियर हुआ दिन का मामला आपका।
दिन के मामले में जल थल में क्या हो रहा है, हवा का डायरेक्शन जल से थल की ओर है, यहाँ ऊपर की ओर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रात के समय में, ये जल है और ये आपका थल है, ठीक। अब आपका सूरज यहाँ पर क्या नहीं है नहीं, ओके। तो यहाँ का जो प्रकीर्णन हुआ था, जो रिफ्लेक्ट हुआ था, वो तो ख़त्म, क्योंकि रेस आपकी मिल ही नहीं रही, ठीक है। जब रेस आपकी नहीं मिल रही तो यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं, कोई भी रेस नहीं है, तो ये मामला तो ऑटोमेटिक क्या हो गया माय डियर फ्रेंड, ये मामला हो गया कोल्ड, हाँ है ना, ये हो गया आपका कोल्ड। लेकिन यहाँ जल है, आप गौर से देखो कि कुछ चीज़ें यहाँ पर नीचे को आ गई थी, हाँ या ना, जो कि दिन के समय में लौटी नहीं थी। दिन के समय में क्या नहीं लौटी थी, लौटी नहीं थी, ये लौटेंगी माय डियर फ्रेंड, टकरा के क्या होगा, ये रेस नीचे सतह से टकरा के क्या होंगी, लौटेंगी। क्लियर हुआ मामला, क्योंकि दिन के समय में तो नीचे को ट्रेवल किया उन्होंने, ये देखिए आप दिन के समय में कहाँ ट्रेवल किया, नीचे, और जब रात के समय में ऐसा नहीं कि रात के लौटेंगी, जब सतह से टकरा कर ही लौटेंगी, तो लौटते समय में ऊपर की जो सतह होगी उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ मामला हो जाएगा हॉट का, तो यहाँ हवाएं क्या होंगी, ऊपर को उठेंगी, तो अपसरण, ठीक, और यहाँ होगा क्या, अभिसरण, ठीक। क्लियर हुआ मामला, तो मतलब यहाँ पर जो ट्रेवल होगा वो कैसे होगा, थल से जल की ओर। तो माय डियर फ्रेंड, क्लियर हुआ आपका कंसेप्ट, दिन और रात के समय में जल और थल में क्या हो रहा है। एक चीज़ और हम बात करेंगे, पर्वत और सागर समीर की हम बात करेंगे, पर्वत और सागर समीर की हम बात करते हैं, ठीक। अब हमें कल्पना करना है कि वही एक स्थिति है हमारी दिन की और एक स्थिति हमारी रात की, ओके। एक स्थिति हमारी दिन की, एक स्थिति हमारी रात की, ठीक है कि नहीं। ये आपका एक पर्वत है, ठीक है कि नहीं, दिन के समय की बात हो रही है, और एक पर्वत है आपका, ये रात के समय पे बात हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि सूरज कहाँ होगा आपका, दिन के समय में क्या होगा, सूरज होगा, ठीक, इसकी रेस भी होगी। तो आप गौर से देखिए कि जब सूरज होगा तो ऊपर का जो शिखर होगा वो गर्म हो जाएगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल गर्म हो जाएगा। तो जो गर्म होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा अपसरण, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तक आने में रेस को समय लगेगा, मतलब कि घाटी में आने में रेस को क्या लगेगा, विकिरण को लगेगा समय। तो यहाँ नीचे का मामला हो जाएगा आपका ठंडा, क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ऊपर की रेस कहाँ को जा रही है, ऊपर को, ठीक। तो दिन के समय में मामला कैसा हो जाएगा, ये आरोही होगी पवन, कहाँ होगी, आरोहण करेगी, क्या करेगी, आरोहण करेगी, ठीक, क्योंकि ठंडे से गर्म की ओर जाना है। ऊपर की पवन तो ऊपर को खाली स्थान, ऊपर को अपसरित हो गई, इसको अभिसरण करना है, तो यहाँ का क्या मामला होगा, दिन के समय का आरोहण का मामला होगा, ठीक। अब रात के समय भी कल्पना करते हैं, रात के समय में हमको क्या नहीं है माय डियर फ्रेंड, सूर्य नहीं है, ओके। सूर्य नहीं है तो यहाँ पर कोई भी रेस नहीं है, जब नहीं है यहाँ पर तो जाहिर सी बात है ये मामला कैसा हो गया, अब आपका ठंडा मामला हो गया, करेक्ट। अब आप गौर से वही फलसफा जो अभी जल थल में लगाया था, ये जो रेस हैं अभी, ये जो नीचे को गई हैं, इनको लौटेंगी कि नहीं लौटेंगी, तो ये टकरा के लौटेंगी, तो यहाँ क्या होगा, ऊपर को उठेंगी, अपसरित होगा, तो आरोहण की जगह अब क्या हो जाएगा, अवरोहण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवरोहण। ये जो ठंडी हवाएं ये अब कहाँ बैठेंगी, नीचे को आ जाएंगी, तो इसको बोलते हैं हम अवरोही पवन। कौन सा पवन, अवरोही पवन। ये कब होगा, पर्वत थल की बात करें, जब पर्वत की बात करें तो अवरोही कब होगा, रात के समय, ध्यान रखना कब होगा, रात के समय। आरोहण कब होगा, दिन के समय पे, ठीक। अब हम तीनों चारों चीज़ों को मर्ज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मानसून पर चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे, मानसून पर चर्चा करेंगे। तो आप माय डियर फ्रेंड क्या क्या आप करके आएंगे, इसके लिए आपको पवन को पूरा अच्छे से समझना है। व्यापारिक पवनों को समझ लेंगे, पछुआ पवनों को समझ लेंगे, तो सबको क्लियर होना चाहिए कि 0 डिग्री,
30 डिग्री तक आपकी कौन सी रहती हैं, व्यापारिक, ओके। और यहाँ से 60 डिग्री तक कौन सी रहती हैं, पछुआ। और यहाँ ऊपर के डायरेक्शन में कौन सी रहती है, सनातनी पर ध्रुवीय। इनकी दिशा कैसी रहती है, फिर से मैं बता देता हूँ आपको, इनकी दिशा रहती है इस टाइप से, सॉरी इनकी चलिए, व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में जो है कि यहाँ से यहाँ, क्योंकि उपोष्ण यहाँ पर 30 से 35 के बीच में क्या बनेगा, उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र, और यहाँ बनेगा आपका उपध्रुवीय निम्न वायु दाब, तो यहाँ से यहाँ रहती है, ठीक। और दक्षिण गोलार्ध की बात करें हम लोग तो यहाँ से यहाँ रहती है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, पछुआ की बात करेंगे जब हम, तो पछुआ पवनों की जो डायरेक्शन है वो यहाँ से यहाँ रहेगी, और ठीक है। और ध्रुवीय की जब हम बात करेंगे तो कहाँ, वही कोई जो व्यापारिक की रहती है ऐसी, वही की वही ध्रुवीय की। तो हमें इनका क्लियर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में हमें क्या क्लियर होना चाहिए, तीनों सेल हमें क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके साथ साथ हमें क्लियर होना चाहिए जेट पवन, हमको क्लियर होना चाहिए। और जेट के लास्ट में हम उसके इम्पैक्ट पर जब हम चर्चा करेंगे तो हम उनको देखेंगे, लालिनो प्रभाव क्या होता है, अलिनो प्रभाव का क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा मानसून के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।